आज हम एक ऑडिट करने वाले हैं, लेकिन पैसों का नहीं बल्कि इंसानों का। दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े डेमोग्राफिक शिफ्ट का ऑडिट। देखिए, भारत और चीन, ये दोनों एशियाई दिग्गज हमेशा से चर्चा में रहे हैं। विशाल सेनाएं, तेजी से भागती अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की होड़। लेकिन अगर एक अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें तो भविष्य की पूरी बैलेंस शीट सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, और वो है आबादी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ग्लोबल वर्कफोर्स के शिफ्ट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे सबसे बड़े आंकड़े से ही बात शुरू करते हैं। 146 करोड़। जरा इस नंबर की विशालता के बारे में सोचिए। हालिया अनुमान बताते हैं कि भारत की आबादी 146 करोड़ के पार जा चुकी है, और इसके साथ ही चीन अपने 141 करोड़ के आंकड़े के साथ पीछे छूट गया है। हम चीन से पूरे 5 करोड़ आगे निकल चुके हैं। लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये करोड़ों की आबादी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, या फिर भविष्य का एक बहुत बड़ा टिक टिक करता हुआ टाइम बम? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम दोनों देशों की शुरुआती रेखा देखेंगे, फिर चीन का सख्त सरकारी हस्तक्षेप, उसके बाद भारत के बिना हस्तक्षेप वाले नतीजे, फिर समझेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड के जादू को, और आखिर में पूरी आर्थिक बैलेंस शीट का ऑडिट करेंगे। तो आइए इस रेस की बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन से शुरू करते हैं, जहां से इस पूरी आर्थिक यात्रा की नींव रखी गई थी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी आबादी थी करीब 34 करोड़, और ठीक 2 साल बाद 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद नई सरकार बनी, तब वहां की आबादी लगभग 54 करोड़ थी। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त दोनों देशों की हालत लगभग एक जैसी ही थी। भयंकर गरीबी, संसाधनों की कमी और एक नई शुरुआत की जद्दोजहद। लेकिन 1950 और 60 के दशक में दोनों जगह एक चीज़ बिल्कुल एक जैसी हुई। जन्म दर में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आ गया। हर साल लाखों नए बच्चे पैदा होने लगे, और दोनों देशों का ग्राफ तेजी से ऊपर भागने लगा। यहीं से कहानी में आता है हमारा दूसरा पड़ाव, जब इस बढ़ती आबादी को देखकर चीन ने एक बहुत ही सख्त सरकारी कदम उठाया। चीन की सरकार घबरा गई थी। उन्हें लगने लगा कि ये बढ़ती आबादी कोई ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, एक ऐसा बोझ जो उनके सारे संसाधन निगल जाएगा। इसी डर से 1979 में उन्होंने लागू की वन चाइल्ड पॉलिसी। और ध्यान रहे, ये कोई अपील या सुझाव नहीं था, ये एक बेहद कड़ा सरकारी फरमान था। सिर्फ एक बच्चा, जो भी ये नियम तोड़ता उस पर भारी जुर्माना लगता, नौकरियां छीन ली जाती। सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर करोड़ों जन्म होने से रोक दिए। चीन को लगा कि उसने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप प्रकृति के स्वाभाविक चक्र को इतनी बुरी तरह तोड़ते हैं तो उसके नतीजे खतरनाक होते हैं। आज चीन उसी फैसले की भारी कीमत चुका रहा है। रातों रात आबादी कम करने के चक्कर में आज वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। काम करने वाले नौजवानों की भयंकर कमी हो गई है। जेंडर का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है, और समाज में अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है। आज यही चीजें चीन की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई हैं। हालत यह है कि दुनिया भर की ग्लोबल कंपनियां अब काम करने वाले युवाओं की तलाश में चीन से बाहर का रास्ता देख रही हैं। दूसरी तरफ चलिए अपने तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब आबादी में कोई दखल नहीं दिया गया तो उसका क्या नतीजा निकला। भारत ने चीन जैसी कोई सख्त नीति नहीं अपनाई। यहाँ आबादी अपने स्वाभाविक तरीके से बिना किसी रोक टोक के बढ़ती रही। नतीजा, रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ लोगों का एक सैलाब आ गया, और देखते ही देखते दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी जगहें छोटी बस्तियों से विशाल मेगा सिटीज में बदल गईं, जहां लाखों की भीड़ 2400 घंटे भाग रही है। हमारे वर्कफोर्स का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही शिफ्ट हो गया, और इसी लगातार ग्रोथ का नतीजा है कि 2023 आते आते हमने चीन को पछाड़ दिया। लेकिन भारत की ये कहानी सिर्फ सबसे ज्यादा लोग होने की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यही एंट्री होती है हमारे चौथे पड़ाव की, एक ऐसा जादुई आर्थिक कॉन्सेप्ट जो ग्लोबल वर्कफोर्स का भविष्य तय करेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस शब्द को आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को एक इंजन मान लीजिए। उस इंजन को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो है युवा वर्कफोर्स, और आज की तारीख में भारत के पास इस ईंधन का खजाना है। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। हमारे पास लाखों इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं और कमाल के स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। जब काम करने वाले युवा हाथ ज्यादा हों और उन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्ग या बच्चे कम हों तो इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं।
कहते हैं। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह उड़ाने के लिए सबसे परफेक्ट कंडीशन होती है। आज दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है ऊर्जा से भरा हुआ भारत, जहां युवा नई तकनीक और स्टार्टअप्स की लहर ला रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ है चीन, जहां की फैक्ट्रियों में अब उम्रदराज लोग ज्यादा दिखते हैं क्योंकि नई पीढ़ी की भारी कमी हो गई है। चीन एक बहुत बड़े वर्कफोर्स क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है। भारत की ये जवान हती ताकत और चीन का बूढ़ा होता वर्कफोर्स, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अपना रास्ता बदल रही है। लेकिन रुकिए, एक सच्चा अर्थशास्त्री कभी भी हवा में बात नहीं करता, उसे पूरी बैलेंस शीट देखनी होती है, और इस आखिरी हिस्से में हम यही करने वाले हैं। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर लेना कोई कामयाबी नहीं है। जरा सोचिए, अगर इस विशाल युवा आबादी के पास करने को काम ही ना हो, तो अच्छी शिक्षा ना हो, रहने को जगह ना हो, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा है ना, ये पलक झपकते ही एक भयानक लायबिलिटी में बदल सकता है। भारत के सामने आज ये चुनौतियां एकदम मुंह बाए खड़ी हैं। गंभीर बेरोजगारी, शहरों में सूखता पानी, दम घोटता प्रदूषण, घंटों तक रेंगता ट्रैफिक और रहने की जगहों का भारी संकट। अगर हमने इन युवाओं की ऊर्जा को सही चैनल नहीं दिया, तो ये कोई आर्थिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर बन जाएगा। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है। चीन ने अपनी आबादी को डंडे के जोर पे कंट्रोल तो किया, लेकिन आज उनके पास भविष्य का भार उठाने वाले युवा ही कम पड़ गए हैं। भारत ने अपनी आबादी को बढ़ने दिया, और आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा फौज है, लेकिन इस फौज को सही दिशा दिखाना अभी बाकी है। अगले 20 साल का ग्लोबल इतिहास इसी बात से लिखा जाएगा कि ये दोनों देश अपनी अपनी डेमोग्राफी को कैसे हैंडल करते हैं। क्या भारत अपनी चुनौतियों को पार करके दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा, या फिर चीन अपनी गलतियों से कोई नया रास्ता निकाल लेगा? ये एक ऐसा द्वंद्व है जिसका नतीजा हम सबको प्रभावित करेगा।